हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी साइंस की 5वीं मैराथन क्लास है। 4 मैराथन क्लास आपकी प्लेलिस्ट में डली है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अभी तक लगभग हमने 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। टारगेट ये रहेगा कि आपके एग्ज़ाम तक यानी 9 अक्टूबर तक लगभग हमको 1000 क्वेश्चन या फिर 1000 प्लस ही क्वेश्चन कवर करके जाना है। तो प्लेलिस्ट में जितनी भी मैराथन क्लास डलती जाएंगी, आप उनको तो कवर करके ही जाइए, उनको देख के ही जाइए, क्योंकि इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आसपास से रिलेट करके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा, धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा। अब एक ट्रिक देखते हैं। एसबीआई बैंक होता है ना, तो हम देखते हैं FBI, जहाँ पे F ये फोर्स यानी बल के बारे में बताएगा, B चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा और I धारा के बारे में बताएगा। F क्या करेगा? ये चालक पर कार्य करने वाले बल के बारे में बताएगा। करने वाले बल के बारे में बताएगा। अब B ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और I क्या बताएगा? धारा की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताती है? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी, पहली जो उंगली होती है। और धारा की दिशा बताएगी मिडल फिंगर। मिडल फिंगर यानी मध्यमा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक को जब भी स्वतंत्र छोड़ा जाता है, उसको ऐसे ही लटकाया जाता है, तो वह अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाके रुकता है। चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ टू साउथ पोल में वो जाके रुकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु श्वसन के लिए त्वचा का उपयोग करता है? कॉकरोच, मेढक, डॉगफिश, या फिर A और B दोनों? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। त्वचा के द्वारा श्वसन मेढक करता है। अब कुछ श्वसन मार्ग देख लेते हैं। त्वचा से कौन कौन से जंतु श्वसन करते हैं? एक हो जाएगा केचुआ, लीच और मेढक। ये त्वचा से सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। और ट्रेकिया के द्वारा कीट श्वसन करते हैं। जितने भी कीट होते हैं वो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। गिल्स के माध्यम से जलीय जीव जैसे मछली, जलीय जीव मछली, ये गिल्स के माध्यम से श्वसन करती हैं। अब फेफड़े द्वारा, फेफड़े द्वारा मनुष्य और जंतु श्वसन करते हैं। मनुष्य और जंतु। तो त्वचा के माध्यम से केचुआ, लीच और मेढक, ट्रेकिया के माध्यम से कीट श्वसन करते हैं, गिल्स के माध्यम से जलीय जीव जैसे मछली श्वसन करती हैं, और फेफड़ों के द्वारा मनुष्य और जंतु या फिर एनिमल श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? गैलेक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर, या फिर कोलरीमीटर? आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन अणु किससे प्राप्त होता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर दोनों से, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से? तो ऑक्सीजन अणु, अब कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑक्सीजन के अणु होंगे नहीं, तो ऑक्सीजन अणु किससे मिलेंगे? जल से। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? मॉर्गन, मेंडल, डार्विन, या फिर हचिंसन? आंसर होगा मेंडल। आनुवांशिकी के जनक या फिर आनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की एक डक्टलेस ग्रंथि कौन सी है? डक्टलेस यानी नलिका विहीन। नलिका विहीन कौन सी ग्रंथि होगी? श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर तेल ग्रंथि? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ हार्मोन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्रावण करती हैं। अब इनके पास नलिका तो होती नहीं, डक्ट नहीं होती है, तो ये रक्त के माध्यम से यानी ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक, ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक हार्मोन को पहुंचाती हैं। अब बाकी ये श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और तेल ग्रंथि ये बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती हैं। बहिस्रावी ये नलिका युक्त होती हैं और इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम होता है। और इनके जो टारगेट, हाँ एक ये बात है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं इनके टारगेट ऑर्गन दूर दूर होते हैं। इनके टारगेट ऑर्गन दूर दूर होते हैं, तो ये रक्त के माध्यम से हार्मोन को पहुंचाती हैं। और इनके टारगेट ऑर्गन, बहिस्रावी ग्रंथि के टारगेट ऑर्गन यानी जहां इनको हार्मोन या फिर एंजाइम पहुंचाना है, टारगेट ऑर्गन पास होते हैं। इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम होता है। अब बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल, एक श्वेत ग्रंथि हो जाएगा यानी पसीने वाली ग्रंथि, ये पसीने का श्रावण करती है। लार ग्रंथि लार का श्रावण करेगी। तेल ग्रंथि, इसको सीबम ग्रंथि भी बोलते हैं, ये तेल का श्रावण करेगी। एक होती है अश्रु ग्रंथि जो आंसू का श्रावण करती है। तो ये सारी क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? 50%, 75%, 99% या फिर 35%? तो आंसर क्या हो जाएगा? 99%। क्योंकि नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन हो जाएगा 78% और ऑक्सीजन 21%, और दोनों मिलके बनाएंगे 99% भाग। अगला प्रश्न है, कोशिका किसी एक अंग की बुनियादी संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं को पहली बार किसके द्वारा एक साधारण आवर्धक उपकरण के तहत पेड़ की छाल पर देखा गया था? पेड़ की छाल यानी कॉर्क पे देखा गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा, अरस्तु, कार्ल लिनियस, या फिर ग्रेगर मेंडल के द्वारा? ग्रेगर मेंडल यहाँ पे होगा, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में
1665 में कोशिका की खोज की थी, पर वो मृत कोशिका थी, यानी डेड सेल थी, जीवित कोशिका नहीं थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। खोज ल्यूवेनहॉक ने की। 1674 में जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इनको, ल्यूवेनहॉक को, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया। स्लाइडेन एवं स्वान ने, इन्होंने 1838 और 39 के बीच में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत होता क्या है कि जो नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति पुरानी ही कोशिका से होती है, चाहे विभाजन द्वारा, मुकुलन द्वारा, किसी भी प्रोसेस द्वारा हो, पर नई कोशिका की उत्पत्ति या नई कोशिका ये पुरानी कोशिका का ही प्रोडक्ट या फिर उत्पाद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। साइट्रस कैंकर एक पादप रोग है, यह किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो साइट्रस कैंकर ये पौधों में होने वाला रोग है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। साइट्रस कैंकर में क्या होता है? पत्ते, तने, फल ये पीले होने लगते हैं। पत्ते, तने और फल ये पीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और साथ में इनमें ब्राउन कलर का या भूरे कलर का एक घाव जैसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। भूरे कलर के इसमें डॉट बन जाते हैं, भूरे कलर का डॉट बन जाता है। पत्तियों, तनों में और उसमें फल में भूरे कलर का एक डॉट, उभरा हुआ भूरे कलर का एक डॉट बन जाता है, जिसको बोलते हैं साइट्रस कैंकर रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन या हाइड्रोक्साइड आयन? आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन एक प्रकार का धन आयन है। अगला प्रश्न है, जब एक किरण अपसारी लेंस से होकर गुजरती है तो क्या होता है? अंदर की ओर झुकती है, बाहर की ओर झुकती है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है या सीधी रेखा में गमन करती है? तो अपसारी लेंस क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस ये उत्तल लेंस को कहा जाता है, इसको उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो जब एक किरण अपसारी लेंस से होकर गुजरती है तो वह अंदर की ओर झुक जाती है। चलिए उत्तल लेंस में थोड़ा इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखते हैं उत्तल लेंस में इमेज यानी प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो ये एक उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में ये P जो है ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र। इधर जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिव होगी और इधर जो बनेगी वो नेगेटिव होगी। और इस साइड जो इमेज बनेगी, इधर जो इमेज बनेगी वो सीधी होगी पर आभासी होगी, सीधा आभासी। और इधर जो इमेज बनेगी ये बनेगी उल्टा, उल्टा बनेगी पर वास्तविक होगी। जो ऐसी संरचना मैं बनाऊंगी वो होगी वस्तु के लिए,
और जो ये स्क्वायर शेप की बनाऊंगी ये होगी इमेज के लिए। तो मानते हैं अगर कोई वस्तु, ये वस्तु है, अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी यानी अनंत पे रखी जाती है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? जो वस्तु लेंस के जितनी दूर रहेगी उसकी इमेज लेंस के उतने ही पास बनेगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? F2 यानी फोकस दूरी पे बनेगी। तो मान लीजिए ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु को अगर हमने अनंत पे रखा तो इमेज पहली वस्तु की कहाँ बनेगी? F2 पे यानी फोकस पे। अगर हमने, अब ये दूसरी वस्तु रखते हैं, अगर हमने दूसरी वस्तु को अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी केंद्र के बीच में रखे हैं तो दूसरी जो इमेज बनेगी वह भी फोकस दूरी और केंद्र के बीच में बनेगी। दूसरी इमेज कहाँ बनी? फोकस दूरी और केंद्र के बीच में। जैसे जैसे हम इमेज को पास, मतलब वस्तु को पास ले आते जाएंगे तो वैसे वैसे ही इमेज की दूरी बढ़ती जाएगी। अब तीसरी वस्तु हम रखते हैं केंद्र पे, ये तीसरी वस्तु है। तीसरी वस्तु अगर केंद्र पे रखेंगे तो उसकी जो इमेज है उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। ये तीसरी वस्तु का इमेज बना, उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। अगर हम चौथी वस्तु केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, ये चौथी वस्तु है, केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखें तो उसकी इमेज केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। ये चौथा इमेज बना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोल वाला वस्तु के लिए और चौकोर वाला इमेज के लिए है। तो चौथा प्रतिबिंब कहाँ बना? केंद्र और अनंत के बीच में। अगर हम पांचवी वस्तु रखते हैं फोकस पे F1 पे तो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? अनंत पे। हाँ, ये जो नीचे बनाई हूँ मैं इमेज को, इसका मतलब है कि इमेज जो बनी है वो उल्टी बनी है, मतलब उल्टा बनी है पर वास्तविक है और वस्तु सीधी यानी ऊपर रखी जाती है। अब अगर हमने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में छठी वस्तु को रख दिया, छठी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया तो उसकी इमेज इसी तरफ कहीं भी, इधर ही कहीं पे भी बन जाएगी। यानी जो इमेज बनेगी, अगर हमने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखा तो जो इमेज बनेगी मतलब जो वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी वह वस्तु की तरफ ही बन जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनेगी, वस्तु की तरफ ही बन जाएगी। साथ ही वस्तु से बड़ी बनेगी और आभासी बनेगी और सीधी बनेगी। अब वस्तु की तरफ जो बनेगी वो जाहिर सी बात है वस्तु से बड़ी होगी, सीधी होगी और आभासी होगी। मान लेते हैं ये यहाँ पे इसकी इमेज बन गई छठी वस्तु की। ये छठी वस्तु की इमेज है। समझ में आ गया? अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो फोकस पे बनेगी, अगर 2 नंबर यानी अनंत और केंद्र के बीच में रखी है तो फोकस और केंद्र के बीच में बनेगी, केंद्र पे रखी है तो केंद्र पे ही इमेज बनेगी, अगर केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो यहाँ पे केंद्र और अनंत के बीच में इमेज बनेगी, और अगर फोकस पे रखी है तो यहाँ पे अनंत पे बनेगी या इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज वस्तु के तरफ ही बन जाएगी, साथ ही वस्तु से बड़ी होगी, आभासी होगी और सीधी बनेगी। यहाँ पे जो ये फोकस पे इमेज बनी है पहली वस्तु की इमेज, यह वस्तु से छोटी होगी, यह भी वस्तु से छोटी होगी, पर ये जो केंद्र पे जो वस्तु रखी है उसकी इमेज केंद्र पे ही बनेगी, ये वस्तु के बराबर होगी, वस्तु के बराबर होगी। साथ में उल्टी और वास्तविक तो सारी होंगी, पर ये यहाँ पे साइज की बात हो रही है, ये वस्तु के बराबर होगी। ये वाली जो चौथी इमेज है ये वस्तु से बड़ी होगी, वस्तु से बड़ी होगी, और यहाँ पे अनंत पे जो इमेज बनेगी यह सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो अब याद हो गया ना उत्तल लेंस में कौन सी इमेज कहाँ पे बनती है, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी। अब इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की प्रबलता की इकाई है?
ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, मीटर, हर्ट्ज, डेसिबल या फिर पॉइस। तो आंसर क्या होगा? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन 10 न्यूटन है, तो अगर उसको वस्तु को चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाए तो इसका वजन क्या होगा? 10 न्यूटन ही रहेगा, 5 न्यूटन हो जाएगा, 2.5 न्यूटन यानी 2.5 न्यूटन हो जाएगा वह, या फिर 1.67 न्यूटन हो जाएगा। तो हमको पता है कि पृथ्वी की सतह पर अगर कोई वस्तु है और उसको चंद्रमा पर ले जाएं तो वह 1/6 रह जाती है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी 1/6 गुना है, तो वहाँ के जो वेट है उसका वो 1/6 रह जाएगा। तो अगर वो 10 न्यूटन की है तो वहाँ जाके 1/6 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1.67 न्यूटन। तो इसका वजन चंद्रमा पे कितना रह जाएगा? 1.67 न्यूटन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या होती है? लेटेंट हीट, इसकी इकाई क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम, जूल किलोग्राम, जूल या फिर किलोग्राम प्रति जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। अगला प्रश्न है, शक्ति के मापन की इकाई क्या होती है? न्यूटन, जूल, वाट या फिर ओम। आंसर क्या हो जाएगा? वाट, जिसको हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, ये भी होती है, इसी को हम वाट बोलते हैं। दाब की इकाई, कुछ और इकाई देख लेते हैं मापन की। दाब की होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य और ऊर्जा की होती है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। कार्य की भी और ऊर्जा की, दोनों की इकाई जूल होगी। आवेग और संवेग दोनों की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। दोनों की सेम होती है, आवेग की और संवेग की भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओम ये धारा की होती है, नहीं, धारा की एम्पियर होती है। ओम धारा की नहीं, प्रतिरोध की होती है, धारा की तो एम्पियर होती है। ओम किसकी होगी? प्रतिरोध की। और बल का न्यूटन होता है। जूल अभी देख लिए, कार्य और ऊर्जा की जूल होती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को जमीन से उस बिंदु तक ऊपर उठाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन की जाती है तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हाथ की कौन सी उंगली धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है? तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा या फिर अनामिका। तो अभी हमने देखा था FBI के बारे में, FBI अभी देखे थे। तो जो आई है ये धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताता है, और इसका प्रतिनिधित्व करती है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर यानी आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमा। कनिष्ठा लिटिल फिंगर को बोलते हैं। अनामिका बोलते हैं रिंग फिंगर को। और तर्जनी जो फर्स्ट उंगली होती है उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि उनमें समान है। क्या समान होता है? आवेश समान है, प्रतिरोधकता, क्षमता या फिर विभव। तो आंसर क्या हो जाएगा? विभव।
जब किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए, यानी विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों धारावाही चालक में विभव जो है वो समान हो गया है। विभव को पोटेंशियल भी बोलते हैं। पोटेंशियल समान है। विभव का फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कार्य अपॉन आवेश। विभव को जूल प्रति किलोग्राम या फिर जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय नहीं है? एल्यूमिनियम, बिस्मथ, कॉपर या फिर लेड? तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। चलिए थोड़ा सा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बारे में देखते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होते हैं और लौह चुंबकीय क्या होते हैं। तीनों चुंबकीय पदार्थ के तीन प्रकार हैं। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? तो जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर थोड़ा बहुत प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये थोड़ा बहुत प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? ऐसे चुंबक जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये थोड़ा बहुत प्रतिकर्षण दिखाते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा NaCl, गोल्ड और H2O। अनुचुंबकीय क्या होते हैं? इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं। ये थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं। और लौह चुंबकीय क्या होते हैं? इनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फेरस आयरन, निकिल, कोबाल्ट, Fe3O4। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर थोड़ा बहुत प्रतिकर्षित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय ये थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर। और लौह चुंबकीय क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर। प्रतिचुंबकीय में इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये पाए जाते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अभी आपने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।